नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पार्वती गिरी को उनकी जन्म शताब्दी पर दी श्रद्धांजलि। पार्वती गिरी थी पश्चिमी ओडिशा से ताल्लुक रखने वाली स्वतंत्रता सेनानी। पार्वती गिरी को कहा जाता है पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत आए। भारत और यूएई ने एक दूसरे के देश में डेटा एम्बेसी बनाने पर जताई सहमति। एस्टोनिया ने 2017 में लग्जमबर्ग में बनाई थी दुनिया की पहली डेटा एम्बेसी। और अटल पेंशन योजना अब 2030-31 तक चलती रहेगी। योजना शुरू की गई थी 9 मई 2015 को। योजना का मेन फोकस है असंगठित क्षेत्र के कामगार। आइए शुरू करें। सरकार ने हाल ही में तय किया कि अटल पेंशन योजना अब 2030-31 तक चलती रहेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग आज कमाते हैं लेकिन भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके लिए सरकार अभी भी एक सेफ रास्ता खुला रखे हुए है। चलिए बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। ये योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी और इसकी सोच बहुत सीधी थी कि आज थोड़ा थोड़ा बचाओ ताकि कल बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। अटल पेंशन योजना का फोकस हमेशा से असंगठित क्षेत्र रहा है, जैसे रिक्शा चलाने वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार। ऐसे क्षेत्र में न नौकरी पक्की होती है, न पीएफ होता है, न ही कोई रिटायरमेंट बेनिफिट। इस योजना की शुरुआत में 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी भारतीय इसमें जुड़ सकता था, लेकिन अब एक साफ लाइन खींच दी गई है। अब जो इनकम टैक्स देता है वो 1 अक्टूबर 2022 के बाद इस योजना में शामिल नहीं हो सकता। वजह साफ है, सरकार चाहती है कि इसका फायदा उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। इस योजना की सबसे मजबूत बात है इसकी गारंटीड पेंशन। यहाँ कोई अनुमान नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। आपने पहले से तय कर लिया कि आपको बुढ़ापे में हर महीने 1000 या 2000 या 5000 रुपए चाहिए और उसी हिसाब से हर महीने छोटी छोटी रकम जमा होती रहती है। जब योजना नई थी तब सरकार ने लोगों को जोड़ने के लिए खुद भी पैसे डाले। जो लोग 2015-16 के दौरान जुड़े, उनके अकाउंट में सरकार ने 5 साल तक योगदान किया। या तो व्यक्ति के जमा किए पैसे का आधा या फिर सालाना 1000 रुपए, जो भी कम हो। इससे लोगों का भरोसा बना कि सरकार सिर्फ कह नहीं रही, साथ निभा भी रही है। वहीं इस पूरी व्यवस्था को पीएफआरडीए संभालती है, यानी वही संस्था जो देश की पेंशन प्रणाली पर नजर रखती है। मतलब यह कोई लोकल स्कीम नहीं है, बल्कि एक रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड सिस्टम है। अब 60 साल पूरे होते ही पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है, कोई झंझट नहीं। 60 से पहले बाहर निकलना आसान नहीं रखा गया है ताकि लोग बीच में योजना न तोड़ दें। सिर्फ मौत या गंभीर बीमारी जैसी मजबूरी हो तभी यह अनुमति है। अगर कोई अपनी मर्जी से पहले बाहर निकलता है तो उसे सिर्फ अपना जमा किया हुआ पैसा ब्याज समेत मिलता है। सरकार का दिया हुआ हिस्सा वापस नहीं मिलता। हाल ही में सरकार ने सिडबी को 5000 करोड़ रुपए की इक्विटी सपोर्ट देने का फैसला किया। अब ये समझते हैं कि सिडबी है क्या और सरकार के इस फैसले से क्या हो सकता है। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी की शुरुआत 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसे संसद के एक कानून के तहत बनाया गया था और शुरुआत में यह आईडीबीआई बैंक की पूरी तरह से ओन्ड सब्सिडियरी था। लेकिन साल 2000 में यानी 27 मार्च को इसे आईडीबीआई से अलग कर दिया गया और तब से सिडबी एक स्वतंत्र संस्था की तरह काम कर रहा है। इसके मकसद की बात करें तो यह एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने, उन्हें फंड देने और पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। साथ ही जो दूसरी संस्थाएं भी एमएसएमई के लिए काम कर रही हैं, उनके साथ तालमेल बनाकर चलना सिडबी की जिम्मेदारी है। अब यह भी ध्यान दीजिए कि एमएसएमई को मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट 2 तरीके से होता है। एक तरफ इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है, यानी सिडबी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस करता है। दूसरी तरफ डायरेक्ट फाइनेंस भी होता है। यह कुछ खास क्षेत्रों के लिए होता है, जैसे रिस्क कैपिटल, सस्टेनेबल फाइनेंस, रिसीवेबल फाइनेंसिंग, सर्विस सेक्टर फाइनेंसिंग वगैरह वगैरह। यानी जहां आम बैंक थोड़ा हिचकते हैं, वहां सिडबी आगे आता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो सिडबी 2 तरह से काम करता है। पहला, यह सीधे लोन देता है और दूसरा, यह बैंकों और एनबीएफसीज को पैसा देता है ताकि वे आगे जाकर छोटे उद्योगों को लोन दे सकें। इससे फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि पैसा सिस्टम में तेजी से नीचे तक पहुंचता है। हालांकि सिडबी का काम सिर्फ पैसा देना नहीं, ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, नए बिजनेस आइडियाज को सपोर्ट करता है और एमएसएमईज को आगे बढ़ाने में मदद भी करता है। यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो या नया स्टार्टअप हो, सिडबी वहां भी साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा सिडबी को यह जिम्मेदारी भी दी गई थी कि वह
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड और नेशनल इक्विटी फंड को संभाले। पहले ये दोनों फंड आईडीबीआई के पास थे, लेकिन बाद में इन्हें सिडबी के तहत लाया गया ताकि एमएसएमई सेक्टर पर पूरा फोकस बना रहे। सिडबी के बड़े स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी और नाबार्ड जैसे नाम शामिल हैं और सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कुल मिलाकर 5,000 करोड़ की इक्विटी सपोर्ट का फैसला सरकार का यह संकेत है कि आने वाले समय में एमएसएमई सेक्टर को और ज्यादा पुश मिलने वाला है। हाल ही में असम में एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जहां प्रधानमंत्री ने बोडो समुदाय के पारंपरिक बागुरम्बा नृत्य को देखा। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात क्या थी? इसमें 10,000 से ज्यादा कलाकार एक साथ शामिल हुए। चलिए बागुरुम्बा नृत्य के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बागुरुम्बा नृत्य बोडो समुदाय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो पूरी तरह से प्रकृति से प्रेरित है। यह नृत्य शांति, उर्वरता, खुशी और सामूहिक एकता का प्रतीक माना जाता है। बोडो लोगों के लिए ये जीवन और प्रकृति के बीच के रिश्ते को दिखाने का जरिया है। इसे आमतौर पर बैसागु यानी बोडो नववर्ष और दोमासी जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। परंपरागत रूप से यह नृत्य सिर्फ बोडो समुदाय की महिलाएं किया करती हैं। वहीं संगीत की जिम्मेदारी पुरुषों की होती है जो पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये तालमेल अपने आप में समुदाय के सामूहिक जीवन को दर्शाता है जहां हर किसी की एक तय भूमिका होती है। बागुरुम्बा नृत्य की वेशभूषा भी उतनी ही खास होती है जितना कि नृत्य खुद। महिलाएं हाथ से बुने हुए चमकीले रंगों के कपड़े पहनती हैं, खासकर लाल, पीला और हरा रंग। इसमें दोकना, ज्वमग्रा और अरुनाई नामक वस्त्र शामिल होते हैं जो बोडो पहचान का अहम हिस्सा हैं। संगीत की बात करें तो इसमें ज्यादातर हठ से बने वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। सबसे प्रमुख है खाम, जो लकड़ी और बकरी की खाल से बना ढोल होता है। इसके साथ सेफुंग यानी बांसुरी और दूसरे लकड़ी के वाद्य यंत्र जैसे जोता, गोंगवाना और थारखा बजाए जाते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने 2026 के लिए नया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम पेश किया है, यानी बैंक या दूसरी फाइनेंशियल संस्थाओं से जुड़े ग्राहकों की शिकायतें ज्यादा तेजी से और साफ तरीके से सुलझाई जा सकेंगी। ये नई स्कीम 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगी और 2021 वाली जो पुरानी स्कीम है उसी की जगह लेगी। इस योजना के तहत आरबीआई अपने ऑफिसर्स को ओम्बुड्समैन और डेप्यूटी ओम्बुड्समैन के रूप में नियुक्त करेगा। आमतौर पर इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। शिकायतें इधर उधर न भटकें, इसके लिए आरबीआई सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाएगा जहां सारी शिकायतें पहले पहुंचेंगी और वहीं से प्रोसीड होंगी। अब सवाल आता है कि कौन कौन सी संस्थाएं इसके दायरे में आएंगी। तो आपको बता दें, इस योजना के दायरे में कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जमा स्वीकार करने वाले एमबीएफसीज, डिजिटल वॉलेट कंपनियों और क्रेडिट स्कोर से जुड़ी संस्थाएं आएंगी। हाँ, हाउसिंग फाइनेंस और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को इससे बाहर रखा गया है। अब ये भी समझिए कि किस तरह की शिकायतें की जा सकती हैं। अगर बैंक या किसी फाइनेंशियल संस्था ने सेवा देने में लापरवाही की, जैसे बेवजह देरी, आरबीआई के नियमों का पालन न करना या ग्राहक से ठीक से व्यवहार न करना, तो ऐसी शिकायतें की जा सकती हैं। लेकिन हर मामला इसमें नहीं आता। जैसे किसी संस्था का बिजनेस फैसला, 2 संस्थाओं के आपसी झगड़े, ऑफिस के अंदर कर्मचारी से जुड़े विवाद या जो केस पहले से कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रहे हों, वे इसमें नहीं सुने जाएंगे। हालांकि एक जरूरी शर्त यह है कि ग्राहक सीधे पहले उसी बैंक या संस्था से शिकायत करे। अगर 30 दिन तक जवाब न मिले या मिला हुआ जवाब संतोषजनक न लगे, तभी ओम्बुड्समैन के पास जाया जा सकता है। अब मुआवजे की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि शिकायत की रकम पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन ओम्बुड्समैन मुआवजे के तौर पर अधिकतम 30 लाख तक का भुगतान मंजूर कर सकता है अगर आर्थिक नुकसान हुआ हो तो। इसके अलावा मानसिक परेशानी, उत्पीड़न या समय की बर्बादी जैसे मामलों में 3 लाख तक का अलग मुआवजा दिया जा सकता है। अब शिकायत दर्ज कैसे होगी? सबसे आसान तरीका है आरबीआई का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। इसके अलावा शिकायत ईमेल या डाक से भी सेंट्रलाइज्ड सेंटर को भेजी जा सकती है। शिकायत आने के बाद ओम्बुड्समैन की भूमिका लगभग जज जैसी होती है। सबसे पहले कोशिश होती है कि ग्राहक और संस्था के बीच आपसी समझौता हो जाए। अगर बात नहीं बनती तो दोनों पक्षों को सुनकर ओम्बुड्समैन अपना फैसला देता है। अगर ग्राहक ओम्बुड्समैन के फैसले से खुश नहीं तो वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। यह अपील आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास जाती है। बैंक या संस्था भी अपील कर सकती हैं, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ। खासतौर पर तब नहीं जब उन्होंने पहले दस्तावेज देने में लापरवाही की हो। वहीं अपीलीय अधिकारी फैसले को बरकरार रख सकता है, बदल सकता है या दोबारा जांच के लिए वापस भी भेज सकता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की?
स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। क्या आपने चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में सुना है? दोस्तों, ये आजकल बहुत चर्चा में। देखिए, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह कोई एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2022 में शुरू किया था। इसका मकसद है विद्यार्थियों को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखना, बल्कि उन्हें असली दुनिया की चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से जोड़ना। सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ का बजट रखा है, जो 5 साल में खर्च किया जाएगा। लक्ष्य बहुत साफ है, लगभग 85,000 ऐसे प्रोफेशनल तैयार करना जो इंडस्ट्री में सीधे काम करने के लायक हों। इनमें यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों स्तरों के विद्यार्थी शामिल हैं। इसके साथ साथ यह कार्यक्रम 25 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करने और 10 टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करने का भी लक्ष्य रखता है। इस योजना की खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं होती, विद्यार्थियों को स्मार्ट लैब्स जैसी एडवांस सुविधाओं तक पहुंच भी दी जाती है। सरकार चाहती है कि करीब 1 लाख विद्यार्थियों को ट्रेनिंग मिले, कम से कम 50 पेटेंट्स निकलें और 2000 से ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हों, यानी पढ़ाई, रिसर्च और इनोवेशन तीनों साथ साथ चलें। इस प्रोग्राम का असली फोकस हैंड्स ऑन लर्निंग पर है, यानी विद्यार्थियों को चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग का पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके। इसके लिए इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर नियमित ट्रेनिंग सेशन कराए जाते हैं, जहां मेंटोरशिप और रियल वर्ल्ड गाइडेंस भी मिलती है। इसके साथ ही इस प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को वो टूल्स मिलते हैं जिन पर आमतौर पर जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, जैसे एडवांस्ड EDA सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज और टेस्टिंग फैसिलिटीज। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने का मौका मिलता है, जहां वे असली वर्किंग प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम भविष्य में भारत को एक चिप सुपर पावर बनाने की दिशा में एक माइलस्टोन साबित होगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग रखी। उन्होंने विदेशी सेबों पर लगने वाले आयात शुल्क 50% से बढ़ाकर 100% करने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि जुलाई से नवंबर के बीच जब हिमाचल में सेब की मुख्य फसल आती है, तब विदेशी सेबों के आयात पर मौसमी रोक लगाई जाए। वजह सीधी है, इस समय राज्य के करीब 2.5 लाख सेब किसान अपनी फसल बाजार में लाते हैं और सेब राज्य के कुल फल उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा है। ये मांग ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत न्यूजीलैंड से आने वाले सेबों पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% कर दिया है, वो भी अप्रैल से अगस्त के बीच, यानी ठीक उसी समय जब भारत के सेब किसान बाजार में उतरने लगते हैं। देखिए, FTA के तहत न्यूजीलैंड को कुछ कृषि उत्पादों में छूट दी गई है, जिनमें सेब भी शामिल है। शुरुआत में 32,500 टन सेब कम शुल्क पर आयात किए जा सकते हैं और ये सीमा 6 साल तक बढ़कर 45,000 टन हो जाएगी। शर्त यह है कि सेब की कीमत कम से कम $1.25 पर किलो हो। तय सीमा से ज्यादा आयात पर फिर भी 50% शुल्क लगेगा। अब जरा भारत के सेब उत्पादन को समझते हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन, हिमाचल प्रदेश में 5 से 6 लाख मीट्रिक टन और बाकी उत्पादन उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों में होता है। साफ है कि अगर आयात बढ़ा तो सबसे ज्यादा असर हिमाचल और जम्मू कश्मीर के किसानों पर पड़ेगा। किसानों की असली चिंता है कि न्यूजीलैंड के सेब भारत के ऑफ सीजन में आते हैं। गौरतलब है कि भारत में सेब जुलाई से नवंबर के बीच तोड़े जाते हैं। इसके बाद जो सेब बिकते हैं वे कोल्ड स्टोरेज और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर CA में रखे हुए होते हैं। वहीं न्यूजीलैंड में
सेब जनवरी से मई के बीच तैयार होते हैं, यानी वे ताजे सेब उसी समय भेजे जा सकते हैं जब भारतीय किसान स्टोरेज वाले सेब बेच रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि विदेशी सेब सस्ते और ज्यादा आकर्षक होकर दिखते हैं। जम्मू कश्मीर में गाला जैसी किस्में जून में और रॉयल डिलीशियस सितंबर में बाजार में आती हैं। चूंकि शुल्क घटाने की अवधि अप्रैल से अगस्त है, इसलिए घरेलू सेब की बिक्री सीधे प्रभावित होती है। किसानों का कहना है कि सस्ते आयात से घरेलू सेब की कीमत गिरती है, बाजार छिनता है और मेहनत का सही दाम नहीं मिलता। ऊपर से हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, कम बर्फबारी, सूखा, बाढ़, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं ने उत्पादन पहले ही कमजोर कर दिया है। इन हालातों का असर साफ दिखा भी। 2023 में हिमाचल में सेब उत्पादन 28% तक गिर गया। बाद में उत्पादन बढ़ा भी, लेकिन भारी बारिश और आपदाओं के कारण बड़ी मात्रा में सेब आकार और गुणवत्ता खराब होने की वजह से बाजार तक नहीं पहुंच पाए। जम्मू कश्मीर में तो पिछले साल NH-44 बंद होने से सैकड़ों ट्रक फंस गए और फसल समय पर मंडियों तक ही नहीं पहुंच पाई। इसलिए किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि विदेशी सेबों पर 100% शुल्क लगे, जुलाई से नवंबर के बीच आयात पर रोक लगे, सेब को स्पेशल प्रोटेक्शन मिले और किसानों को सही सब्सिडी और सपोर्ट मिले। किसानों का तर्क है कि न्यूजीलैंड जैसे देशों में खेती भारी सब्सिडी और बीमा सुरक्षा के साथ होती है, जबकि भारत में किसान ज्यादातर जोखिम अकेले उठाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह लड़ाई सिर्फ सेब की नहीं, यह सवाल है कि क्या भारतीय किसानों को वैश्विक बाजार में खुला छोड़ दिया जाए या पहले उन्हें मजबूत बनाकर मुकाबले के लायक बनाया जाए। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात की एक बहुत अहम बात यह रही कि भारत और यूएई ने एक दूसरे के देश में डेटा एम्बेसी बनाने पर सहमति जताई है। अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो यह भारत के लिए पहली बार होगा। अब सवाल यह है कि डेटा एम्बेसी होती क्या है। देखिए, ये कोई ट्रेडिशनल दूतावास नहीं होता जहां झंडा लगा हो, राजनयिक बैठते हों। डेटा एम्बेसी असल में एक डिजिटल सुरक्षित ठिकाना है जहां कोई देश अपना सबसे जरूरी डिजिटल डेटा दूसरे भरोसेमंद देश में रखता हो। मान लीजिए किसी देश पर बड़ा साइबर अटैक हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई गंभीर भू राजनीतिक संकट आ जाए और देश की डिजिटल व्यवस्था ठप हो जाए तो क्या होगा? ऐसा क्या किया जाए तब भी सरकार का काम ना रुके? इसीलिए उस देश का अहम डेटा पहले से किसी दूसरे सुरक्षित देश में बैकअप के तौर पर मौजूद रहता है। डेटा एम्बेसी को एम्बेसी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कानूनी रूप से उसी देश के अधिकार क्षेत्र में मानी जाती है जिसका डेटा वहां रखा गया है। जिस देश में यह बनी होती है उसका उस डेटा पर कोई अधिकार नहीं होता, यानी होस्ट देश की सरकार उस डेटा को देख, जब्त या इस्तेमाल नहीं कर सकती। पूरा कंट्रोल सिर्फ उस कंट्री के पास होता है जिसका डेटा है। भारत और यूएई का एक दूसरे के यहां डेटा एम्बेसी बनाने का फैसला दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा किस स्तर का है। अधिकारियों के मुताबिक भारत यूएई में जो डेटा रख सकता है उसमें फाइनेंशियल डेटा, सरकारी रिकॉर्ड और दूसरे अहम डिजिटल दस्तावेज शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये डेटा सिर्फ भारत और उसके अधिकृत अधिकारियों के लिए ही उपलब्ध होगा। देखिए, दुनिया में डेटा एम्बेसी के बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं हैं, लेकिन कुछ देश इसे सफलतापूर्वक कर चुके हैं। सबसे पहला उदाहरण मिलता है एस्टोनिया का, जिसने 2017 में लग्जमबर्ग में दुनिया की पहली डेटा एम्बेसी बनाई। बाद में 2021 में मोनाको ने भी लग्जमबर्ग में अपनी ई एम्बेसी स्थापित की। दिलचस्प बात यह है कि 2023-24 के बजट में भारत सरकार ने खुद भी डेटा एम्बेसी का प्रस्ताव रखा ताकि दूसरे देश भारत में अपनी डिजिटल एम्बेसी बना सकें। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पॉलिसी पर काम कर रहा है जिसमें डेटा को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देने की बात की गई है, यानी भारतीय कानून भी उस डेटा पर लागू न हो। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यह कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहता है, लेकिन इस बार ट्रंप ने ग्रीनलैंड की मांग के लिए एक नया तर्क दिया। इस तर्क में शामिल था डिएगो गार्सिया का उदाहरण। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का नाटो सहयोगी ब्रिटेन बेहद लापरवाही से डिएगो गार्सिया द्वीप मॉरिशस को सौंपने जा रहा है, जबकि वहां अमेरिका का एक बेहद अहम सैन्य अड्डा है। उनके मुताबिक यह कदम चीन और रूस जैसे देशों को मजबूत संकेत देता है कि पश्चिमी देश कमजोर पड़ रहे हैं। ट्रंप ने इसी को एक और वजह बताया कि क्यों अमेरिका को ग्रीनलैंड हासिल करना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि डिएगो गार्सिया है कहां और इतना अहम क्यों है। देखिए, डिएगो गार्सिया चागोस आइलैंड का हिस्सा है। यह हिंद महासागर में है। मालदीव से करीब 500 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित 58 द्वीपों का समूह है। ये द्वीप लंबे समय तक खाली रहे। फिर 18वीं सदी के अंत में फ्रांस ने यहां अफ्रीका और भारत से गुलाम मजदूर लाकर नारियल के बागान लगवाए। फिर 1814 में फ्रांस ने यह द्वीप ब्रिटेन को सौंप दिया। वहीं 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी BIOT बनाया, जिसमें
चागोस आइलैंड शामिल थे। ये द्वीप प्रशासनिक रूप से मॉरिशस से जुड़े थे, लेकिन जब मॉरिशस को 1968 में आजादी मिली तब भी चागोस को ब्रिटेन ने अपने पास रख लिया। इसके बदले मॉरिशस को सिर्फ 3 मिलियन पाउंड का मुआवजा मिला। अब डिएगो गार्सिया की अहमियत को समझिए। 1966 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत तय हुआ कि इस इलाके का उपयोग दोनों देश अपनी सैन्य जरूरतों के लिए कर सकते हैं। समझौते के बाद 1971 तक यहां से स्थानीय आबादी को हटा दिया गया। करीब 2000 लोगों को जबरन द्वीप से बाहर निकाल दिया गया। यही मुद्दा बाद में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। अब डिएगो गार्सिया को इसलिए चुना गया क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत रणनीतिक है। यह मिडिल ईस्ट के करीब है, यहाँ से हिंद महासागर पर नजर रखा जा सकता है और मलक्का स्ट्रेट जैसे वैश्विक व्यापार के अहम रास्ते की निगरानी की जा सकती है। धीरे धीरे 1986 में डिएगो गार्सिया पूरी तरह एक सक्रिय सैन्य अड्डा बन गया। इसका इस्तेमाल गल्फ वॉर, इराक और अफगानिस्तान युद्धों और 9/11 के बाद कई सैन्य अभियानों में हुआ। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसे CIA के गुप्त डिटेंशन सेंटर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। तो फिर सवाल आता है कि ब्रिटेन ने यह द्वीप मॉरिशस को क्यों सौंपा? असल में मॉरिशस लंबे समय से कहता आ रहा था कि ब्रिटेन ने चागोस पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। यह मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा। 2017 में UN जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ से इस पर राय मांगी। 2019 में ICJ ने कहा कि 1965 में चागोस को मॉरिशस से अलग करना जनता की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित नहीं था और ब्रिटेन को यहां से हट जाना चाहिए। UNGA ने भी ब्रिटेन से कहा कि वो 6 महीने के भीतर अपना प्रशासन समाप्त करे। आखिरकार 2024 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ और इसके तहत चागोस आइलैंड्स की संप्रभुता मॉरिशस को दे दी गई, लेकिन एक शर्त के साथ कि डिएगो गार्सिया का सैन्य अड्डा अगले 99 साल तक चलता रहेगा और इसके लिए ब्रिटेन हर साल करीब 101 मिलियन पाउंड देगा। इस समझौते के तहत मॉरिशस बाकी द्वीपों पर लोगों को बसाने के लिए स्वतंत्र होगा और चागोस वासियों के लिए एक ट्रस्ट फंड भी बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने इस पूरे मामले को अभी क्यों याद किया? दरअसल हाल में कुछ घटनाएं हुई। 2025 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इन्होंने ट्रंप से मुलाकात की और कहा था कि इस डील पर बातचीत होगी। बाद में ट्रंप ने इसे मंजूरी भी दे दी। अभी जनवरी 2026 में ब्रिटिश संसद में समझौते से जुड़ा बिल चर्चा में था और उसी समय ट्रंप ने यह बयान दिया। दोस्तों, ट्रंप का इशारा साफ है कि अगर ब्रिटेन जैसे देश रणनीतिक इलाकों पर ढील दे सकते हैं तो अमेरिका को अपने हितों की सुरक्षा के लिए और आक्रामक कदम उठाने होंगे, जैसे ग्रीनलैंड पर नियंत्रण। भारत की भूमिका भी यहाँ अहम है। भारत, जो खुद औपनिवेशिक शोषण झेल चुका है, हमेशा से मॉरिशस के दावे के समर्थन में रहा है। भारत ने 2019 में UNGA में मॉरिशस के पक्ष में वोट किया था। साथ ही भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए मॉरिशस के साथ अपने रिश्ते लगातार मजबूत कर रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये खबर आपके लिए है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 2035 तक देश के सभी पुराने पासपोर्ट धीरे धीरे ई-पासपोर्ट से बदल दिए जाएंगे। अब सवाल यही है कि ई-पासपोर्ट होता क्या है, यह अलग कैसे है और क्या मौजूदा पासपोर्ट बदलवाना जरूरी है? देखिए, ई-पासपोर्ट दिखने में आम पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना लगा होता है। मई 2025 के बाद से भारत में जो भी नए पासपोर्ट जारी हो रहे हैं वो सब ई-पासपोर्ट हैं। इस चिप में पासपोर्ट धारक की एनक्रिप्टेड बायोमेट्रिक जानकारी होती है, जैसे कि फोटो, फिंगरप्रिंट वगैरह। ये डेटा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुसार स्टोर किया जाता है। इमिग्रेशन काउंटर पर मशीनें इसे बिना छुए पढ़ लेती हैं, जिससे पहचान जल्दी हो जाती है, ज्यादा भरोसेमंद तरीके से हो जाती है। एक जरूरी बात, यह चिप ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है। इसमें सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी पासपोर्ट मशीन के पास लाने पर ही ये एक्टिव होती है। इससे आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं की जा सकती। अगर पहचान की बात करें तो ई-पासपोर्ट के कवर पर ऊपर की तरफ सुनहरे रंग का इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सिंबल छपा होता है। इसके अलावा माइक्रो लेटर्स और खास रंगों जैसी अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर्स भी होती हैं। अब सरकार ई पासपोर्ट पर इतना फोकस क्यों कर रही है? दरअसल सरकार का कहना है कि यह नया सिस्टम पासपोर्ट फ्रॉड रोकने के लिए बहुत अहम है। अब जब कोई आवेदन करता है तो उसका बायोमेट्रिक डेटा सीधे सेंट्रल सर्वर से मिलाया जाता है। अगर पहले से उसके नाम पर कोई पासपोर्ट मौजूद है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है। यानी एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट रखना लगभग नामुमकिन होगा। आपको यह जानना चाहिए कि भारत में कुल मिलाकर लगभग 10 करोड़ पासपोर्ट धारक हैं। MEA के मुताबिक 1 मई 2025 से 18 जनवरी 2026 के बीच भारत में करीब 93 लाख ही पासपोर्ट जारी हुए। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और मिशनों ने भी अक्टूबर 2025 से ई पासपोर्ट जारी करना शुरू किया, जहां से करीब 3 लाख पासपोर्ट दिए गए। यानी कुल मिलाकर संख्या पहुंच चुकी है करीब 1 करोड़।
अब दुनिया की बात करें तो दुनिया के 100 से ज्यादा देश पहले से ही ई पासपोर्ट प्रोसेस करने की सुविधा रखते हैं। अमेरिका ने 2007 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। इसके बाद फ्रांस, जापान, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या पुराने पासपोर्ट बेकार हो गए? नहीं। जिन लोगों के पास अभी साधारण नॉन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट हैं वे एक्सपायरी तक पूरी तरह वैध रहेंगे, क्योंकि भारत में पासपोर्ट की वैधता 10 साल होती है। इसलिए सरकार ने 2035 तक पूरा ट्रांजिशन करने का लक्ष्य रखा है। पासपोर्ट बदलवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आगे चलकर ई पासपोर्ट ही वैलिड होगा। दोस्तों, इसी संडे को भारत को एक न्योता मिला और न्योता था डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का। बाहर से सुनने में ये एक शांति पहल लगती है, नाम में तो पीस है, लेकिन गहराई में जाएं तो तस्वीर काफी पेचीदा है और सवालों से भरा हुआ है। ये वजह है कि कई जानकार इसे पैरेलल यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का एक समानांतर ढांचा कह रहे हैं। चलिए समझते हैं बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 पॉइंट शांति योजना पेश की। इस योजना के मुताबिक गाजा को कुछ समय के लिए एक टेक्नोक्रेटिक और गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी, जो रोजमर्रा की सेवाओं जैसे कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, प्रशासन इत्यादि को संभालेगी। वहीं इस समिति की निगरानी के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय निकाय बनाने की बात कही गई, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। इस बोर्ड का मुखिया खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे। उस समय भी आलोचकों ने कहा था कि इसका मतलब सीधे सीधे गाजा की कमान अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में देना है। दिलचस्प बात यह है कि तब इस योजना को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी भी मिल गई थी। तो अब समस्या कहां खड़ी हो गई? दरअसल जो चार्टर देशों को भेजा गया उसमें बोर्ड ऑफ पीस का रोल पूरी तरह बदल चुका है। पहले यह सिर्फ गाजा तक लिमिटेड था, अब इसे एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि दुनिया भर के संघर्षों को सुलझाना बताया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि चार्टर में कहीं भी गाजा का जिक्र तक नहीं, बल्कि कहा गया है कि यह संस्था उन पुराने अंतर्राष्ट्रीय ढांचों से आगे बढ़ेगी जो असफल साबित हुए, यानी इशारा साफ तौर पर यूएन की तरफ है। अब इसमें सदस्यता का भी अजीब सा नियम है। जो देश इसमें शामिल होंगे उन्हें 3 साल की सदस्यता मिलेगी, लेकिन अगर कोई देश पहले साल में $1 अरब नगद देता है तो वह स्थायी सदस्य बन सकता है। यह व्यवस्था बिल्कुल यूएन जैसी दिखती है, लेकिन बिना किसी लोकतांत्रिक संतुलन के। अब तक जिन देशों को न्योता मिला है उनमें भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, कनाडा, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। कुछ देशों ने पहले ही हां भी कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल है ट्रंप की भूमिका को लेकर। चार्टर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप आजीवन इसके पहले चेयरमैन होंगे। वे यूएस राष्ट्रपति न भी रहें तो भी चेयरमैन बने रहेंगे। उन्हें हटाया तभी जा सकता है जब वे खुद इस्तीफा दें या फिर उनके ही चुने हुए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सभी सदस्य एकमत से उन्हें अयोग्य घोषित कर दें। और अगर ऐसा हुआ भी तो उनका चुना हुआ उत्तराधिकारी ही अगला चेयरमैन बनेगा। यानी एक संप्रभु देश अगर इसमें शामिल होता है तो वह ऐसी संस्था से बंध जाएगा जिसके मुखिया पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा। अब एक सवाल और, क्या शांति योजना सिर्फ बातचीत तक सीमित है? नहीं, इसमें एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की भी बात है, यानी जमीनी सुरक्षा बल। अगर बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों से सैनिक भेजने को कहा गया तो कई देशों के लिए यह राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो जाएगा। अंदर का पावर स्ट्रक्चर भी सवालों में है। दरअसल एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ज्यादातर नाम ट्रंप के बेहद करीबी लोगों के हैं, जैसे मार्को रूबियो, जैरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, अजय बंगा जैसे चेहरे। न तो इसमें फिलिस्तीनी प्रतिनिधित्व है, न ही इजराइल इससे पूरी तरह खुश है। कुल मिलाकर बोर्ड ऑफ पीस बाहर से शांति की पहल लगती है, लेकिन अंदर से ये एक ऐसा ढांचा बनता दिख रहा है जहां ताकत संतुलित नहीं बल्कि सेंट्रलाइज्ड है। और उसी वजह से भारत समेत कई देशों के सामने अब कठिन सवाल खड़े हो गए। कमेंट करके बताइए कि भारत को इसकी मेंबरशिप लेनी चाहिए या नहीं। हाल ही में मध्य प्रदेश के नीमच जिले में गिलियन बारे सिंड्रोम जीबीएस के मामले सामने आए। दरअसल मनासा कस्बे में इससे 2 लोगों की मौत की खबर आई। इसके बाद यह बीमारी चर्चा में आ गई। आइए समझते हैं जीबीएस क्या है। देखिए, गिलियन बारे सिंड्रोम एक दुर्लभ लेकिन गंभीर नर्व से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से खुद की नसों पर हमला करने लगता है। यह नसें दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बाहर होती हैं, जिन्हें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यही सिस्टम हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट, दर्द, गर्म ठंडा और छूने की संवेदना को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें शरीर की अपनी सुरक्षा प्रणाली ही नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जीबीएस को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमायलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी AIDP कहते हैं। यह किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामले 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में देखे जाते हैं। सवाल आता है, ये बीमारी होती क्यों है? इसका सटीक कारण अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन अक्सर
ये किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टीकाकरण या किसी बड़ी सर्जरी के बाद देखने में आती है। ऐसे समय में इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहता है और गलती से नसों को नुकसान पहुंचाने लगता है। जीबीएस का अभी कोई पक्का इलाज या दवा नहीं है, लेकिन सही समय पर दिया गया इलाज लक्षणों को कम कर सकता है और रिकवरी को तेज कर सकता है। ज्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, हालांकि इनमें कई महीने या कभी कभी कई साल लग सकते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी को उनके जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि दी। आइए जानते हैं पार्वती गिरी कौन थी। देखिए, पार्वती गिरी को पश्चिम ओडिशा की मदर टेरेसा कहा जाता है। लोग उन्हें प्यार से बड़ अम्मा बुलाते थे। उन्हें बन्ही कन्या यानी आग की बेटी भी कहा गया, क्योंकि उनका स्वभाव निडर, जुझारू और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला था। उनका जन्म 19 जनवरी 1926 को ओडिशा के बीजेपुर के पास सामलेईपदर गांव में हुआ। बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति भरी थी। जब 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया तो पार्वती गिरी सिर्फ 16 साल की थीं, लेकिन उम्र ने उन्हें कभी नहीं रोका। वे सीधे आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहीं। उन्होंने बरगढ़ कोर्ट में आंदोलन कर वकीलों से अपील की कि वे अंग्रेजों की अदालतों का बहिष्कार करें। यह उस दौर में बहुत बड़ा और साहसी कदम था। खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी लड़ाई अपने गांव से ही शुरू की, यानी बदलाव की शुरुआत उन्होंने जमीनी स्तर पर की। दोस्तों, पार्वती गिरी गांधीवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित थीं। वे खुद महात्मा गांधी से मिलीं और उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश की। उन्होंने बारी, वर्धा और दिल्ली गांधी सेवा आश्रम जैसे प्रसिद्ध आश्रमों में प्रशिक्षण भी लिया। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक रामा देवी के साथ भी जुड़ी रहीं। आजादी के बाद उन्होंने राजनीति या पद की राह नहीं चुनी। इसके बजाय उन्होंने गरीबों, बेसहारा लोगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। 1 अक्टूबर 2022 के बाद आयकर दाता इस योजना में नए रूप में शामिल नहीं हो सकते। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि पूरी तरह बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिडबी की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में की गई थी। वर्तमान में सिडबी आईडीबीआई बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है। सिडबी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, बागुरुम्बा नृत्य संबंधित है निम्नलिखित राज्य से? मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर त्रिपुरा। अगला प्रश्न, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 2022 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य केवल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की स्थापना करना है। यह एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसमें चिप डिजाइन, ट्रेनिंग और स्टार्टअप इंक्यूबेशन शामिल है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने डेटा एम्बेसी स्थापित करने के लिए किस देश के साथ सहमति जताई है? फ्रांस, सिंगापुर, यूएई या फिर लग्जमबर्ग? अगला प्रश्न, डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? अंडमान निकोबार, मालदीव्स, चागोस या फिर सेशल्स? अगला प्रश्न है, गिलियन बारे सिंड्रोम जीबीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। यह बीमारी हमेशा जन्म से मौजूद रहती है और आनुवंशिक रूप से फैलती है। जीबीएस के मामलों में अक्सर किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद लक्षण दिखते हैं। कौन से कथन सही हैं? केवल एक और तीन, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? और अंतिम प्रश्न है, पार्वती गिरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे पश्चिमी ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी थीं और उन्हें बड़म्मा कहा जाता था। वे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। वे स्वतंत्रता के बाद ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। वे पूर्वी भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज जो मैंने प्रश्न बताए उनके जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले बार जो प्रश्न मैंने पूछे थे उनके जवाब आपको स्क्रीन पर मिलेंगे। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां इसकी पीडीएफ मिलती है। नमस्कार।